हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र में से गणित के प्रश्नों के हल। तो सबसे पहला प्रश्न हम ले रहे हैं जो यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 2 to the power 71 प्लस 2 to the power 72 प्लस 2 to the power 73 प्लस 2 to the power 74 से विभाज्य है। चार संख्याएं नीचे दी गई हैं, 9, 10, 11 और 13। यानी कि यह जो संख्या दी गई है, यह जो अंक दिए गए हैं, यह किन संख्याओं से विभाज्य है। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं 2 to power 71, 72, 73 और 74, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। तो इन सभी पदों में से 2 की घात 71 हम कॉमन कर सकते हैं। 2 to power 71 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ जो बचेगा, यहाँ पर पूरा कॉमन हो गया तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 घात बचेगी यानी 2 बचेगा, और यहाँ 2 की 2 घात बचेगी तो इसे हम 2 to power 2 लिख सकते हैं, और इस जगह पर 2 की घात 3 बच जाएगी, 2 to the power 3। अब इसे हम हल कर लें तो ये 2 to power 71 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 हो जाता है, और 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। अब इनको हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 4 14, 1 15, यानी कि 2 to power 71 इंटू 15। अब 2 to power 71 को हम 2 to power 70 इंटू 2 to power 1 लिख सकते हैं, और साथ में 15 आप मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ आपका बन जाता है 2 to power 70 इंटू 15 गुणे 2, यानी कि 15 दूना 30 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 की घात 70 के साथ हमें 30 मिल रहा है, और 30 में इकाई का अंक क्या होता है, शून्य होता है। तो जिस किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य होता है वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प, यानी कि 10। तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, यहाँ अगला प्रश्न है, यदि x to power 4 प्लस 1 upon x to power 4 इक्वल टू 23 है, तब x प्लस 1/x का मान होगा। चार विकल्प आपके सामने हैं, √5, √7, 5 एंड 7। तो अब हमें चेक करना है कि x to power 4 प्लस 1/x to power 4 कब मिलता है हमें। तो जब हम x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर का वर्ग करते हैं तब हमें ये मिल जाता है। तो यहाँ हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें प्राप्त होगा x to power 4 प्लस 1 upon x to power 4 प्लस 2 इंटू x to। तो ये दोनों जो संख्याएं आपस में हैं, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और इसका मान आपको दिया गया है, ये है 23, और यहाँ आपको बच गया 2। तो 23 प्लस 2 कितना हो जाता है, 25। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 25 होल स्क्वायर की। तो जब इसका हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें मिल गया 5। यहाँ 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 हो गया, और इसका वर्गमूल वर्ग हट गया। तो इस तरह से हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल गया। तो एक्स प्लस 1/x ज्ञात करने के लिए फिर से हम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1/x। तो ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अभी आपने ज्ञात किया है, कितना आया था, 5, और यहाँ बचा है 2। तो 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7। किसकी वैल्यू है ये, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की। तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आपको x प्लस 1/x प्राप्त हो जाएगा, और दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा, करणी में 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 की क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। तो ये केवल करणी में रह जाएगा, यानी आपका विकल्प नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आपके सामने है कि यदि करणी में x प्लस 1 माइनस करणी में x माइनस 1 बराबर 1 है, तब x का मान है। तो इसका हल हम देखते हैं, करणी में x प्लस 1 माइनस करणी में x माइनस 1 बराबर 1। हम क्या कर लें, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं।
तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर इधर हो जाएगा। अब यहाँ हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा जो सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर होती है। तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ करनी हट जाएगी, ये केवल x प्लस 1 बचेगा और यहाँ से करनी हटेगी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसकी करनी हट करके केवल x माइनस 1 रह जाएगी। बाद में आपको क्या मिलेगा, -2 गुणे a गुणे b, तो -2 गुणे करनी में x प्लस 1 गुणे करनी में x माइनस 1, ये एक साथ हो जाएंगे और दाहिने पक्ष में हो जाएगा केवल 1। अब इसे हम और सरल कर लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, जब आप कोष्ठक खोलेंगे तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो x प्लस x 2x मिला आपको और यहाँ -2 और 2 के साथ ये जो करनी है, इस करनी में दो संख्याएं, दोनों को आप एक साथ लिख सकते हैं, x प्लस 1 गुणे x माइनस 1 बराबर 1। तो 2x माइनस 2 और इस करनी में जो आपको संख्याएं दिख रही हैं ये a प्लस बी गुणे a माइनस बी के रूप में है और आप जानते हैं कि a प्लस बी गुणे a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यह वैल्यू आपको मिल गई। इसे आप और सरल करते जाएंगे। तो हम क्या करें कि इस पक्ष को हम दाहिने पक्ष में कर देते हैं और बाकी हम बाएं पक्ष में कर लेते हैं। तो 2x और 1 को हम इधर कर लें तो 2x माइनस 1 और ये पूरा का पूरा पद हम दाहिने पक्ष में करेंगे तो उधर जाके वो धनात्मक हो जाएगा, यानी 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 यहाँ बच जाएगा। अब एक बार फिर से हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा क्योंकि हमें यह करनी यहाँ से हटानी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 का पूरे का होल स्क्वायर आप कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सूत्र आप क्या लगाएंगे, सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू a इंटू बी यानी यहाँ 4x आ जाएगा। और जब यहाँ वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और इसका वर्ग करेंगे करनी का तो ये करनी हट जाएगी, केवल x स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा। अब इसको आप हल कर लें, 4 का गुणा इन दोनों में होगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, बाएं पक्ष में आपका ये लिखा हुआ है तो 4x स्क्वायर दोनों पक्षों में है तो यहाँ से एक कट जाएगा आपस में, या पक्षांतर करेंगे तो माइनस होके ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या बच रहा है, 1 पहले से है, -4 को आप इधर ले जाएं तो +4 हो जाएगा और इस -4x को हम दाहिने पक्ष में ले आते हैं तो +4x हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिल गया 5 इक्वल टू 4x। तो जब हम x निकालेंगे तो x मिलेगा 5/4। तो यहाँ आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा सही, 5/4 जो है पहला विकल्प है। तो आपका विकल्प नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न जो है कि एक त्रिभुज का आधार 30% घटा दिया जाता है तथा इसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होती है। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बी गुणे एच मिल गया। और यदि हम त्रिभुज का नया क्षेत्रफल, जैसे हम इसको A1 मान लेते हैं और नए क्षेत्रफल को हम A2 मान लेते हैं, तो सूत्र तो वही रहेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन आधार में कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 30% घटाया जा रहा आधार। तो b में से b का हम 30% यानी 3b/10 जब माइनस करेंगे तो ये 7b/10 आपको मिल जाएगा। तो नया जो आधार हो गया वो 7b/10 हो गया। और ऊंचाई में 25% वृद्धि की जा रही है। ऊंचाई आपकी h थी और आप इसमें बढ़ाएंगे कितना, 25% यानी h/4। h का 25% क्या मिलेगा, h/4। तो ये आपने बढ़ा दिया तो हल करने के बाद ये 5h/4 आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप नई वाली ऊंचाई रखेंगे 5h/4। अब इसको हल करने पर क्या मिलता है, 5 दूना 10, ये कट जाएगा तो अंश में 7 हो गया और 4 चौके 16, 7/16 BH।
तो ये आपको क्या मिल गया, उस त्रिभुज का नया क्षेत्रफल मिल गया। अब यहाँ आपको प्रश्न में दिया गया है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी आपको बतानी है। तो पहले कमी कितनी हो गई, तो कमी कितनी होगी, जो नया क्षेत्रफल है वो छोटा है और पुराना क्षेत्रफल बड़ा था, तो A1 में से आप A2 को माइनस कर लेंगे। तो A1 आपका 1/2 इंटू BH था और A2 कितना है 7/16 BH। तो इसे घटाना आसान है, आप BH को कॉमन कर लीजिए, कोष्ठक में बचेगा 1/2 माइनस 7/16। अब इसका जो है एलसीएम लेकर के आप हल कर लेंगे। एलसीएम हो गया 16, 2 8 जा 16, 8 से यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा BH और गुणे 8 में से 7 घटाया तो 1/16। तो ये जो है BH इंटू 1/16 या BH/16 क्या हो गया, कमी हो गई क्षेत्रफल में। अब यह कमी कितने प्रतिशत की है, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कमी हुई है कमी को आप ऊपर रखेंगे और बटे में क्या करेंगे, जो आपका पूर्व क्षेत्रफल था यानी A1 और गुणे क्या करेंगे 100 रखेंगे 100। तो कमी आपकी है BH/16, तो 16 नीचे आ जाएगा और A1 जो आपका है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 2 ऊपर आ जाएगा और बेस इंटू हाइट यहाँ आ गया और गुणे क्या हो जाएगा 100। तो इसे हम सरल कर लें, BH से BH कट जाने वाला है, 2 से ये कट जाएगा 8 बार में और आपको मिला 100/8 और 100/8 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 12.5% ये आ जाएगा। तो 12.5% की कमी हो गई। आपका जो विकल्प नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है, यदि 1/3 तथा 1/4 का योगफल इसके अंतर का x गुना है तो x का मान है। तो 1/3 और 1/4 दो संख्याएं हैं, इनका योगफल क्या हो जाएगा, आप हल करेंगे एलसीएम 12 मिलेगा, यहाँ 4 + 3 यानी कि 7/12 क्या हो गया, योगफल हो गया। ये आपका हो गया योगफल। अब अंतर ज्ञात करेंगे 1/3 माइनस 1/4 करके, अगेन एलसीएम आपका 12 होगा, यहाँ आप 4 - 3 करेंगे तो 1/12 तो अंतर हो गया और योग क्या हो गया 7/12। तो यहाँ दिया है जो योगफल है वो अंतर का x गुना है, अंतर का x गुना है। तो ये आपका समीकरण बन रहा है। तो योग आपका कितना है 7/12 बराबर x गुणे अंतर है 1/12। हल करेंगे, दोनों साइड से 12 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 7 आपका विकल्प नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है, यदि a के आय का 35% b के आय के 25% के बराबर है तो a और b के आय का अनुपात है। तो सबसे पहले a के आय को हम मान लेते हैं कि a का आय क्या है x है और b का जो आय है वो क्या है y है। अब a के आय का 35% यानी x का 35%, यह कितना होगा 35x/100। जब इसको आप सरल करेंगे तो यह 7x/20 आ जाएगा। इसी तरीके से b के आय का 25% आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 25y/100। सिंप्लीफाई करने पर y/4 आ जाएगा और प्रश्न में दिया गया है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि 7x/20 इज इक्वल टू y/4 और इसकी सहायता से आपको a और b के आय का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसे आप सरल कर लें, x/y क्या मिलेगा, x/y ज्ञात करने के लिए 1/4 तो पहले से यहाँ पर है, ये 7/20 को आप पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 20 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। इसे आप और सरल कर लें, 4×5 = 20। तो यहाँ आपको x/y क्या मिल गया, x/y जो मिल गया वो हो गया 5/7। तो यानी कि x और y का जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ वो 5:7 हो गया। तो इस तरीके से आपका विकल्प नंबर 2 जो है वो सही है। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है कि 15 आंकड़ों का माध्य 50 है। यदि शुरू से 8 आंकड़ों तथा अंत से 8 आंकड़ों का माध्य क्रमशः 48 तथा 53 है तो 8वां आंकड़ा होगा। बच्चों यहाँ हम देख लें कि हमारे पास आंकड़े कितने हैं, 15 हैं
और 15 आंकड़ों का माध्य कितना है 50 है। तो 15 आंकड़ों का योगफल कितना हो जाएगा 15 गुणे 50, तो 15 पच्चीस 75 यानी 750 जो है टोटल हो गया। अब शुरू से 8 आंकड़े जो प्रारंभ से हैं, प्रारंभ से 8 आंकड़ों का माध्य जो है वो कितना है 48 है। तो आप इस 8 में 48 से गुणा करेंगे और जो अंत से 8 आंकड़े हैं उनका माध्य कितना है 53 है। ठीक है, अब इन दोनों का योगफल आपको ज्ञात करना होगा। तो हमें निकालना है 8 × 48 + 8 × 53। तो हम यहाँ से 8 अगर कॉमन कर लें तो ये 48 + 53 एक साथ मिल जाएगा और ये हो जाएगा 8 × 1 10 101। तो गुणा करने पर ये 808 मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ आप देखें कि 8 और 8 कितने हो गए 16, यानी कि ये 16 आंकड़े हो गए। तो आपको 8वां आंकड़ा कौन सा होगा, 8वां आंकड़ा ज्ञात करने के लिए 16 आंकड़ों के योगफल में से 15 आंकड़ों का योगफल घटा देना पड़ेगा। यानी जो आपकी अभीष्ट संख्या होगी, अभीष्ट संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी 808 - 750। तो घटाने पे आपको 58 प्राप्त हो जाएगा और 58 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो दो घन हैं, उनके आयतनों का अनुपात, पहले घन का आयतन हम V1 मान लेते हैं और दूसरे घन का आयतन V2 मान लेते हैं। तो घन के आयतन ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है बच्चों, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो इसकी भुजा हम A1 मान लेते हैं और दूसरे की भुजा A2 मान लेते हैं। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, और ये अनुपात दिया गया आपको 27/64। तो जब बच्चों हमें A1 और A2 ज्ञात करना पड़ेगा, A1 अनुपात A2, तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे घनमूल ले लेंगे। तो बाएं पक्ष में जब हमने घनमूल लिया तो A1/A2 हो गया और दाएं पक्ष में 27 का घनमूल 3 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है। तो यहाँ आपको A1/A2 क्या मिल गया 3/4 मिल गया। और घनों का संपूर्ण पृष्ठ हम कैसे निकालते हैं 6a²। यहाँ पर 6a1² और 6a2² की हमको ज़रूरत है। तो यहाँ से 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल गया A1/A2 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। तो अगर हम दोनों को एक साथ करके पूरे पर होल स्क्वायर लगा दें तो यही हमको मिल जाएगा। और A1/A2 आपको क्या मिला है 3/4। तो जब इसका आप वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका क्या हो गया 9:16। तो आपका विकल्प नंबर जो है तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है 9:16। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां प्रश्न है कि यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पट आने की प्रायिकता है। तो यहाँ बच्चों प्रायिकता चैप्टर में आपने पढ़ा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, दोनों घटनाएं समान हो जाती हैं। तो यदि हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो इस तरह की घटनाएं हमें प्राप्त होंगी, या तो तीनों पर हेड आता है या किसी एक पर टेल। तो एक टेल वाली घटनाएं इस तरह की होंगी, ये एक टेल वाली घटना हो गई। अब 2 टेल भी आ सकते हैं, 2 टेल में क्या होगा टेल टेल हेड हो सकता है या फिर हेड टेल टेल हो सकता है, 2 टेल के बीच में एक हेड, इस तरीके से। और इसके बाद क्या हो सकता है या तो सभी टेल हो जाएं। तो यहाँ हमने 8 घटनाएं दिखाई जिसमें पहले में तीनों हेड था और दूसरे तीसरे और चौथे में क्या है एक टेल वाले इवेंट हैं। उसके बाद 3 इवेंट ऐसे हैं जिसमें 2 टेल हैं और लास्ट वाला क्या है जिसमें कि एक भी हेड नहीं है, यानी 3 हेड और यहाँ आपके 2 हेड और यहाँ 1 हेड और यहाँ 0 हेड। तो इस तरीके से टोटल 8 जो है सैंपल स्पेस मिले, यानी NS कितना हो गया 8 हो गया। अब जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, घटना क्या है कम से कम एक पट, यानी एक टेल आना है कम से कम। तो कम से कम एक टेल यानी फिर आपके एक टेल भी हो सकते हैं, 2 टेल हो सकते हैं या तीनों टेल हो सकते हैं। तो तीनों टेल वाला एक ये हो गया, 2 टेल वाला ये 3 हो गए
और एक टेल वाले ये 3 हो गए। तो टोटल ये 4 और 3 7 घटनाएं हो गई। तो जो आपकी घटना के सापेक्ष जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो जब आप प्रायिकता निकालेंगे PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये हो जाता है NE/NS। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 7/8। तो इस तरीके से आपका जो विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो कम से कम एक पट आने की घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी। तो बच्चों इसका 10वां प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 विकल्प इसके लिए दिए गए हैं। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं 99,999 होती है। लेकिन यह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, इसे प्राप्त करने के लिए इस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम जोड़े बनाएंगे, दाएं से 2 2 और 1 के जोड़े। तो ये 3 बार में डिवाइड होगा, 3 3 9, ये 3 3 6 हो गया, ये कट गया। अगला जोड़ा आप लेंगे 99, यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ जाएगा 61। यहाँ हम जोड़ते हैं, यहाँ घटाते हैं, 9 - 1 8, 9 - 6 3 और ये हो गया 2 6। अगला पेयर उतरेगा आपका 99। तो यहाँ आपको मिल गया 3899 3899। अब 3899 को आपको इससे डिवाइड करना है, यहाँ पर कोई संख्या लिखनी होगी और जो संख्या आप लिखेंगे इस संख्या का उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ 6 बार ये संख्या जाएगी, 6 बार डिवाइड होगा। तो 6 × 626 आप करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। तो 6 × 626 करने पर आपको 3756 मिल जाता है। तो इस तरीके से यह मिलने के बाद आप घटा लेंगे इसको, 9 - 6 3, 9 - 5 4 और 8 - 7 1 और ये कैंसिल। यानी कि यह संख्या जो है 316 के वर्ग से इतनी बड़ी है। ठीक है, 99,999 जो संख्या है वह 316 के वर्ग से इतनी बड़ी है, या ये हम कह सकते हैं कि 316 का जो वर्ग है वो 99,999 से छोटा है। 317 का वर्ग इस संख्या से बड़ा होगा। तो हमारी जो अभीष्ट संख्या होगी, वो क्या हो जाएगा, 99,999 माइनस 143। यानी इसमें से अगर हम 143 माइनस कर देते तो यह संख्या जो बनती वो क्या होती, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो आप माइनस कर लेंगे, 9 - 3 6, 9 - 4 5 और 9 - 1 8 और बाकी के 2 9 ऐसे ही। यानी 99,856 जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरीके से आपका विकल्प नंबर जो है 99,856 तीसरा विकल्प सही है। तो बच्चों इस तरह से आपने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के गणित के प्रश्नों के 10 प्रश्नों के हल आपने देखे हैं और उम्मीद है कि यह हल आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे और इनका अभ्यास आप ज़रूर करेंगे। अगले 10 प्रश्नों को हम अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।